ये वर्णमाला का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम वर्णमाला के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि वर्णमाला में हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या दिखा है, उसको रिवीजन करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने वर्णमाला में क्या देखा था कि वर्ण जो होते हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। इनको दो भागों में बांटा गया था, एक था स्वर और दूसरा क्या था, व्यंजन। ठीक है, इसको बोलते हैं अच, क्या बोलते हैं, अच, और व्यंजन क्या बोलते हैं, हल। स्वर को क्या बोलते हैं, अच, और व्यंजन को क्या बोलते हैं, हल। ठीक है, तो हमने वर्णों को दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी थी टोटल, तो स्वरों की संख्या थी 11। भेद कितने थे, तो स्वरों के भेद कितने थे, 3। कितने भेद थे स्वरों के, 3। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर कितने थे, वो थे 4, और दीर्घ कितने थे, 7, और प्लुत जो होता है वो ओम वाला होता है। इतना हमने देखा था। व्यंजन को भी हमने बांटा था, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39। व्यंजनों की संख्या 39 होती है। इसमें आपके जो मूल व्यंजन हैं वो कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, हमने कल देखा था इस वाली वीडियो में। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमने देखी थी कितनी होती है, 4। तो अभी जो द्विगुण व्यंजन है वो कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 2। तो 33 4 37 और 2 39, यानी टोटल 39 आपके क्या निकल के आ गए, व्यंजन। और 11 क्या निकल के आ गए, आपके स्वर। 39 और 11 होता कितना है, 50। तो 50 तो हो गए, लेकिन हमने 52 बोला है, तो दो क्या थे, दो आपके अयोगवा थे। दो क्या थे, दो आपके अयोगवा होते हैं। अच्छा, वर्णों को स्वर और व्यंजन में बांटा गया है, ठीक है ना। दो अयोगवा भी होते हैं। अयोगवा क्या होते हैं, अयोगवा अंग और एह को बोलते हैं अयोगवा। ये दोनों अयोगवा हैं। अयोगवा किन किन वर्णों को बोला जाता है, वो वर्ण जो न तो स्वर है और न क्या है, व्यंजन है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अयोगवा। इनकी संख्या कितनी है, 2, अंग और एह। ठीक है, इतनी बातें हमने देख ली थी। अच्छा, इसमें मूल व्यंजन में 33 था ना, तो इसको भी हमने डिवाइड कर दिया था। इसमें स्पर्श व्यंजन थे। स्पर्श व्यंजन कहाँ से, क वर्ग से लेके प वर्ग, तो यानी 25 संख्या स्पर्श व्यंजन की थी। अंतस्थ व्यंजन देखा था हमने। अंतस्थ व्यंजन कितने थे, 4 थे, यर अलावा। और फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन बोलते हैं इसको, ये कितने थे, ये भी 4 थे, स है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था, 25 4 29 4 33। इतनी बातें हमने कल देखी थी। अच्छा, हमने कल ये भी शायद देखा था कि संयुक्त व्यंजन जो हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छह, त्रय, ज्ञा और श्री वाला श्रेय। ये भी देखा था, किससे मिलके बनते हैं ये, क और ये षटकोण स से मिलके बनते हैं। सब में हलंत पहले लगा होता है। तय और रे से मिलके बनते हैं। ये जय और ई से मिलके बनते हैं। हलंत सब में पहले लगा होगा। ये स, बड़ा स और फिर रे से मिलके बने होते हैं। इसमें भी हलंत पहले लगा होता है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। किससे किससे मिलके बने होते हैं, ये भी हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वर हमने देखा था, ए, ऐ, ओ और औ। तो ए मिलके बना होता है किससे, अ और छोटी ई से। ऐ जो है, ऐ जो है ये बना होता है अ और ए से मिलके। ओ बना होता है अ और ऊ से मिलके। औ बना होता है अ और औ से मिलके। तो ये संयुक्त स्वर हैं, इनकी भी संख्या कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी है, 4। संयुक्त है यानी दो व्यंजनों से मिलकर बने होंगे, ये दो स्वरों से मिलकर बने होंगे। किससे मिलकर बने हैं, ये भी हमने देख लिया था। यहां तक हम हमारी कल की वीडियो में हो चुका था। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद, यानी स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वरों को बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों को किस आधार पर बांटा गया, यानी आज हम वर्णमाला को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, फिर जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे वर्णमाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे पीडीएफ बना के। तो 20 या 30 क्वेश्चन करीब लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आर ओ हुआ, यूपीएसआई हुआ, यूपी पुलिस हुआ, जितने भी स्टेट एग्जाम है या सेंट्रल एग्जाम है जहाँ पे भी हिंदी आती है, जितने भी उससे पूछे गए हैं वीडियो वगैरह में, वो सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम वर्णमाला में जो आगे स्वर और व्यंजन है, अघोष सघोष जो होता है, और आपके जो ये आपके होते हैं क्या, अग्रपश्च जीव के आधार पर बांटा गया है, और ये होते हैं ना समृद्ध विवृत, ये सब देखने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं आगे की तरफ। ये कल का रिवीजन था पिछली वीडियो का। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो जाके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम स्वर की बात करते हैं। देखो, स्वर, इनकी संख्या 11 है, सबको पता है। स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है, जीव के प्रयोग के आधार पर किया गया है। जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, फिर किया गया है आपका, ये किया गया है मुखाकृति के आधार पे। किसके आधार पे, मुखाकृति यानी मुख की
आकृति के प्रयोग के आधार पर। फिर किया गया है आपका मुखाकृति हो गया, फिर किया गया है ओष्ठ यानी होठ के आधार पे, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। वो कंठ, तालु, दंत, मूर्धा जो ओष्ठ है ना, वो उच्चारण के आधार पे है, वो भी है उच्चारण के आधार पे भी है। तो जो ये उच्चारण के आधार पे है ना, उच्चारण के आधार पर, इसको हम व्यंजन के साथ देखेंगे। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको व्यंजन के साथ देखेंगे। उच्चारण के आधार पर मतलब क्या होता है, किसी स्वर का उच्चारण करोगे तो वो ध्वनि कहाँ से टकरा के निकलेगी, कंठ से निकलेगी, कि तालु से निकलेगी, कि मूर्धा से निकलेगी, कि दंत से निकलेगी, कि ओष्ठ से निकलेगी। तो ये हम देखेंगे किसके साथ, व्यंजन के साथ। उच्चारण के आधार पर हम व्यंजन और स्वर दोनों को एक साथ देखेंगे, वहां पे याद करने में आसान पड़ेगा। एकदम तगड़ी ट्रिक बना रखी है मैंने। ठीक है, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। वर्णमाला जो टॉपिक है ये आपका मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी एग्जाम हो जहां पे वर्णमाला आ गया, एक भी क्वेश्चन करके आओगे आप, ये गारंटी है भाई। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। मैंने ट्रिक बना रखी है, उसी आधार पर मैं बताऊंगा आपको, आप वैसे ही याद करना, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद कर रखी है। तो देखो, जीव के आधार पे क्या है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। अग्र, अग्रभाग, मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग क्या है समझ लेंगे अभी, मध्य भाग, और ये हुआ पश्च भाग। राइटिंग पे मत जाना, ठीक। अग्र, मध्य और पश्च भाग, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का अगला हिस्सा, जीभ के अगले हिस्से से वायु टकराती है, वो सारे स्वर अग्रभाग कहलाते हैं। जिस स्वर का उच्चारण करने में जीभ के मध्य भाग से वायु टकराती है वो मध्य भाग, और जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ के पश्च भाग से वायु टकराती है वो पश्च भाग वाले स्वर कहलाते हैं। तो हमने इसको याद कैसे करना है, ट्रिक क्या बनाई है हमने इसकी, देखो। अग्रभाग यानी अग्र का मतलब होता है आगे। देखो आपने देखा होगा जब गांव वगैरह में चेक इन आती है या फिर बिजली की जो चेक इन आती है, तो जेई होते हैं, एई होते हैं डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जेई से बड़ा होता है एई। तो सबसे आगे आगे कौन चलता है उसमें, एई चलता है। कौन चलता है, एई। जो बीच में चलता है वो बेचारा सीधा शांत, मतलब ऐसा होता है मुंह फाड़ के नहीं चलते बीच में, उसको कुछ पता ही नहीं होता, आ करके रहती है। तो मध्य भाग में जो चलता है उसका मुंह फटा होता है, यानी मध्य में क्या आएगा, आ आएगा। और बचे हुए सारे किस में आ जाएंगे, पश्च भाग में आ जाएंगे। तो याद ही आपको यही रखना है कि सबसे आगे कौन चलता है, तो एई चलता है सबसे आगे। तो एई से हम क्या याद करेंगे, एई से देखो हम क्या याद करने वाले हैं। अग्रभाग में ए आएगा, अय आएगा, ई आएगा और बड़ी ई आएगा। ठीक है, ये चार किस में आएंगे आपके, अग्रभाग में। ए, ई, यही यही ग्रुप था ना, ए ई। सबसे आगे कौन चलता है, ए ई जो अधिकारी होता है। फिर बीच में जो चलता है वो मुंह फाड़ के चलता है, आ करके ऐसे करके। तो बीच में, बीच वाले भाग पे कौन आएगा, आ आएगा। और बचा हुआ जो आएगा वो किस में आएगा, पश्च भाग में। पश्च भाग में कौन कौन बचा, तो देखो पश्च भाग में बचा आपका अ बचा, आ आई गया, ई आ गया, ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, ए बचा, अय बचा, सॉरी ए है तो दे रखा है ना वहां पे, ए ही चल रहा है। ऊ, फिर आया ओ, फिर आया औ। तो देखो 3 और 2 5 और एक 6 और 6 4 10, री को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 5 ये हो गए, एक ये हो गया और 4 ये हो गए। अगर भाग में कौन आएगा, ए ई वाला ग्रुप आएगा, ए वाला ग्रुप और ई वाला, ए आए ई ई। मध्य भाग में कौन आएगा, आ करके, जो बीच वाला बस होगा आ, मुंह फाड़ के कभी आगे वाले को देखेगा कभी पीछे वाले को देखेगा, ऐसे याद कर लो। और पश्च भाग में बचे हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो जीव के प्रयोग के आधार पे हम समझ गए अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग में कौन कौन आता है, पूछा जाएगा तो कर लोगे आप। ठीक है, कल क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसमें ये सब आएगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए हैं सब देखेंगे, घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो, मुखाकृति के प्रयोग के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, इधर लिख देता हूं मैं। मुखाकृति के प्रयोग के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। समृद्ध, समृद्ध स्वर, फिर है आपका अर्ध समृद्ध। ठीक है, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, इसको मैं एकदम क्रम से लिखूंगा, अर्ध समृद्ध स्वर, इस स्वर है क्योंकि हम स्वर की बात कर रहे हैं ना। फिर आ जाएगा अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। फिर चौथा है आपका विवृत, विवृत
स्वर। अब देखो ये समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृद्ध, अर्ध विवृद्ध, ये सब क्या है? ये मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पूछा जाएगा बताओ कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है, या पूछ देगा आ बताओ कौन सा स्वर है, समृद्ध है, विवृद्ध है, अर्ध विवृद्ध है, अर्ध समृद्ध है, ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा। तो इसको भी देखो तगड़ी ट्रिक है एकदम याद करने की, बस समझना आप ट्रिक जो मैं बताऊंगा। देखो मुखाकृति के आधार पे पहले समझ लेते हैं समृद्ध और समृद्ध इसका मतलब क्या है। देखो मुख की जो आकृति है उसके प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है। तो समृद्ध स्वर वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में मुख से सबसे कम वायु निकलती है, सबसे कम मुख खुलता है, ऐसे समझो। जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम मुख खुलता है वो स्वर क्या कहलाते हैं? समृद्ध स्वर। ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में समृद्ध स्वर से ज्यादा मुख खुलता है वो कहलाते हैं अर्ध समृद्ध। अच्छा, और जिन स्वरों का उच्चारण करने में अर्ध समृद्ध और विवृत इन दोनों के बीच के बराबर मुख खुलता है वो कहलाते हैं अर्ध विवृत। और जिस स्वर का उच्चारण करने में सबसे ज्यादा मुख खुलता है वो कहलाता है विवृत स्वर। वो क्या कहलाता है? विवृत स्वर। अच्छा, मैं स्वर लिख दूं क्या? चलो ऐसे समझ लेते हैं। देखो समृद्ध, समृद्ध जो है वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करो तो सबसे ज्यादा मुख आपका खुलेगा। तो आप देखो दो ग्रुप के ऐसे स्वर हैं, जैसे ई बोलो, बड़ी ई बोलो, ठीक है, ऊ बोलो और ये बड़ा ऊ बोलो। इन चार स्वरों को आप बोल के देखो पहले, ई ऊ ऊ, तो आपको लगेगा कि बहुत कम मुंह खोलना पड़ रहा है ना, मुंह कम खुल रहा है और ये स्वर आप बोल पा रहे हो। अब अर्ध समृद्ध में क्या होगा? अर्ध समृद्ध में आप देख लो ए आएगा और कौन आएगा? ओ आएगा। ए ओ, थोड़ा ज्यादा मुंह खुल रहा है। आप देखो करके, ए ओ आ रहा है ना, ए ओ थोड़ा ज्यादा खुल रहा है। अब विवृत में देखो सबसे ज्यादा मुंह जिसमें खुलता है, सबसे ज्यादा मुंह खुलता है किसमें? आ में, इकलौता आ है। कौन सा? आ बोलोगे तो पूरा मुंह खुल जाएगा आपका, यानी सबसे ज्यादा मुंह किसमें खुलता है? विवृत स्वर में। तो विवृत स्वर में कितने स्वर आते हैं? सिर्फ एक। समृद्ध स्वर जो है इसका उच्चारण करने में सबसे कम मुख खुलता है, तो ई यू। याद करने का तरीका क्या है वो देखेंगे बाद में, पहले फिलहाल समझ रहे हैं समृद्ध, अर्ध समृद्ध और ये अर्ध विवृत, विवृत क्या होता है। ठीक है। अर्ध समृद्ध में सबसे कम मुख खुलेगा ई ऊ। अर्ध समृद्ध में ए ओ, ठीक है, विवृत में आ, और जो बचे हुए हैं वो किस में आ जाएंगे? अर्ध विवृत में। यानी अर्ध समृद्ध और विवृत के बीच के ये स्वर हैं जिनमें मुख अर्ध समृद्ध से ज्यादा खुलता है, विवृत से कम खुलता है। तो कौन कौन बच रहा है आप देख पा रहे हो? अ बच रहा है, आ हो गया, ई ऊ हो गया, ए ओ हो गया, ई ऊ हो गया, बड़ा ए बचा है अय, और ये क्या बचा है? औ। देखो 10 हो गए, 4 2 6 3 9 और 1 10, ये हो गए। अब याद कैसे करेंगे? देखो समृद्ध का मतलब होता है संकीर्ण या फिर जिसमें कम मुंह खुले ना, संकुचित, ऐसे याद करो। तो देखो आपने गांव घरों में या फिर अगल बगल में पास पड़ोस में देखा होगा, ये चुगली करते हैं लोग ना, चुगली, वो कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं और चुगली करके चले जाते हैं। जो चुगली करते हैं उसको हमने ऐसे याद किया, वो इनकी उनकी बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? इनकी और उनकी बातें करते हैं। तो ई से ई वाला दोनों हो जाएगा, ऊ से ऊ वाला हो जाएगा। जो चुगली करते हैं इनकी उनकी बात करेंगे, समृद्ध होते हैं, मतलब बहुत कम बोलते हैं, तो इनकी उनकी बातें करके वो निकल लेते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुगली भी करते हैं और खुल के भी बोलते हैं। ठीक है, वो चुगली से आगे, एक कदम आगे होते हैं, चुगली वालों से एक कदम आगे। मैं औरतों पर एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, बुरा मत मानना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुगली से एक कदम आगे बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अर्ध समृद्ध। वो खुल के बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ए ओ, ए तुम, ओ तुम, तो वो होते हैं ए और ओ वाले। तो ए और ओ को याद कर लोगे, अर्ध समृद्ध, जो समृद्ध से ज्यादा जिनमें मुंह खुलता है। और जो विवृत वाले होते हैं वो क्या करते हैं? आ, वो उनका मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, वो बोलते हैं आ। तो विवृत जो स्वर है वो आ, और बचे हुए जो होते हैं अर्ध विवृत में, यानी अर्ध समृद्ध से ज्यादा मुंह खुलेगा, विवृत से कम खुलेगा। तो अ ए ओ बचे हुए, इनको ऐसे याद कर लोगे। ठीक है। अब देखो फिर से देख लो ट्रिक क्या थी हमारी। ट्रिक ये थी कहानी कि जो समृद्ध है यानी जो संकुचित है, यानी जो चुगली करने वाले लोग हैं, वो इनकी उनकी बातें करेंगे, यानी ई ग्रुप ले लोगे, ओ ग्रुप ले लोगे, इनकी उनकी बातें करेंगे। जो चुगली से एक कदम आगे होते हैं, मतलब थोड़ा, मतलब उनमें तसल्ली होती है, सोचते हैं कि नहीं यार ठीक है, तो वो थोड़ा खुल के बोलते हैं, ए तुमने बोला था, ओ तुमने बोला था, तो वो ए और ओ की बात करते हैं, तो वो अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। विवृत क्या होता है? जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है आ,
तो वो आ गया। बचे हुए 3 किस में आ जाएंगे? बचे हुए ये 3 आ जाएंगे किसमें? अर्ध विवृत में। इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, याद करने में सही है, एक दो बार आप ऐसे ट्रिक से याद करोगे याद हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे। तो ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी जानता है। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे क्या होगा? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है वृत्तमुखी, यानी एक होता है क्या आपका? वृत्तमुखी, और दूसरा होता है अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी। अर्धवृत्तमुखी बोलो या अवृत्तमुखी बोलो। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर जिस स्वर का उच्चारण करने पे आपके जो ओष्ठ है यानी होठ है, लिप्स हैं आपके, वो अगर वृत्तमुखी यानी वृत्ताकार के हो जाते हैं तो वो सारे स्वर कहलाते हैं वृत्तमुखी स्वर, और बचे हुए सारे स्वर क्या कहलाते हैं? अर्धवृत्तमुखी स्वर। ऐसे समझ लो। तो देखो वृत्तमुखी में कितने आते हैं? देखो ऊ बोलोगे आप तो होठों की साइज कैसी हो जाएगी? गोल हो जाएगी ना, ऊ। बड़ा ऊ बोलोगे तब भी गोल हो जाएगी, ओ बोलोगे तब भी, औ बोलोगे तब भी, यानी ऊ ऊ ओ औ, ऊ ऊ ओ औ। ये चारों क्या हैं? वृत्तमुखी हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने पे आपके जो ओष्ठ हैं उनका आकार कैसा हो जाएगा? वृत्तमुखी हो जाएगा, यानी वृत्ताकार हो जाएगा। बचे हुए जो 6 हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके अवृत्तमुखी हो जाएंगे। बचे हुए कौन कौन से हैं? तो बचा हुआ अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ हो गया, ए है, अय है, ओ औ हो गया। तो ये जो 6 हैं ये क्या हो जाएंगे? आपके अवृत्त मुखी हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये थे स्वर। अब देखो यहाँ पे उच्चारण के आधार पे भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। कुछ ऐसे स्वर हैं, कुछ क्या मतलब सारे ऐसे को मतलब बहुत सारे ऐसे स्वर हैं जो कंठ से, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बहुत सारे नहीं, मतलब उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जो स्वर उच्चारण के आधार पे क्या होता है? जो स्वर कंठ से टकरा के आएंगे कंठ वाले स्वर होंगे, फिर कंठ तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। जो तालु से टकरा के आएंगे तालु वाले ओष्ठ, मूर्धा वाले, फिर दंत वाले, फिर ओष्ठ वाले। तो इनको हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर? इनको हम देखेंगे व्यंजन के साथ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? व्यंजन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? व्यंजन की तरफ। तो हम नए पेज से शुरू करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन की शुरुआत करते हैं हम। व्यंजन को भी बांटा गया है जिस जिस आधार पे, उसको देख लेते हैं। देखो व्यंजन को दो आधार पे बांटा गया है। कितने आधार बांटा गया है व्यंजन को? दो आधार पे। प्राणवायु के आधार पे, प्राणवायु के आधार पे, और एक आपका बांटा गया है किस पे? स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे, यानी स्वर तंत्री, ये तरह लिख दिया पहले मैंने, स्वर तंत्री या घोषत्व, घोषत्व के कंपन के आधार पर। ठीक है, तो प्राणवायु के आधार पे, स्वर तंत्री या घोषत्व के कंपन के आधार पे। तो प्राणवायु के आधार पे कितने होते हैं? ये प्राणवायु के आधार पे व्यंजन होते हैं दो। कौन कौन से? अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, और होते हैं एक महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। घोषत्व या स्वतंत्र के कंपन के आधार पे कितने होते हैं? तो ये दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, अघोष, अघोष और सघोष। ठीक है, तो देखो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अब व्यंजन में आपने देखा था ना, क वर्ग था, क, कहाँ पे लिखूं इसको जगह, चलो यह लिखता हूं, क, ख, ग, है, और ये यहाँ पे अंगिया रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा। फिर त, थ, ये थाली है, न, ब, भ और म। ठीक है, ये म है, ये बरबूज भ है ये वाला। तो देखो ये वाला जो क्रम है ये पहला है, और ये वाला जो क्रम है ये क्या है?
दूसरा है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन और ये पूरी चौथी लाइन और ये पांचवी लाइन। ठीक है, तो ऐसे समझो आप। थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आपकी हो जाएगी पांचवी लाइन। तो देखो अल्प प्राण में कौन कौन आएगा, अल्प प्राण में कौन कौन आएगा, हल्का से ऊपर लेते हैं इसको। अल्प प्राण में देखो, अल्प प्राण में सारे विषम आएंगे, यानी पहला लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन। ठीक है, और सारे अंतस्थ आएंगे। कौन आएंगे, सारे अंतस्थ आएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ आएंगे। ठीक है, महाप्राण में कौन आएगा। महाप्राण वो व्यंजन होंगे जो दूसरी लाइन में है और चौथी लाइन में है, और जो ऊष्म व्यंजन नहीं थे, ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन स स स जो था ऊष्म व्यंजन, वो आएंगे। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण में ये आ गए। अघोष, अभी ये होता क्या अल्प प्राण महाप्राण ये भी देखेंगे, फिलहाल मैं अभी ये इनको मतलब लिख रहा हूं कि क्या क्या आते हैं, कौन कौन से आते हैं। देखो अघोष में कौन कौन सा आएगा, अघोष में आएगा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा आएगा, और इसमें स आएगा, और ये वाला स आएगा, प्लस लगाना सही नहीं है, कॉमा कर देते हैं, ये वाला स आएगा और ये छोटा वाला स आएगा। ठीक है, अघोष में सिर्फ यही आएंगे। सघोष में कौन कौन आएगा, सघोष में आएगा, देखो पहला और दूसरा तो इसमें आ गए, सघोष में आएगा तीसरी लाइन के आएंगे, चौथी लाइन के और पांचवी लाइन के, और अंतस्थ, अंतस्थ आएंगे, और एक और आएगा कौन, ह, और सभी स्वर, सभी स्वर किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। स्वर भी सारे किस में आ जाएंगे, सघोष में आ जाएंगे। अब देखो बात समझते हैं। देखो प्राणवायु के आधार पे क्या समझ रहे हैं हम, प्राणवायु मतलब जो हमारी हवा, जो हम बोलते हैं तो अंदर से हवा निकलती है ना, उसे ही प्राणवायु बोल रहा है। ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी निकलती है, तो उसे ही प्राणवायु बोल रहा है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में प्राणवायु की कम मात्रा निकलती है वो स्वर कहलाते हैं, और सॉरी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में प्राणवायु की कम मात्रा निकलती है वो व्यंजन कहलाते हैं अल्प प्राण। कौन से कहलाते हैं, अल्प प्राण। जिन व्यंजनों की व्याख्या करने, जिन व्यंजनों को बोलने में प्राणवायु की अधिक मात्रा निकलती है वो कहलाते हैं महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण में आते कौन कौन से हैं, पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवा। देखो पहली लाइन में कौन कौन है, कै चे टे ते पे, तीसरी में गे जे डे दे और बे, और पांचवी में ये पंचमाक्षर जो है सारे, इसने नासिक के नासिक अक्षर या पंचमाक्षर बोलते हैं, पंचम अक्षर बोलते हैं, इया अड़े, वो अंगिया इया अड़े न और मैं, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण होंगे। अंतस्थ में कौन कौन होता है, य, र और ल और व, ये चारों। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में। ठीक है, अब आपको देखो ट्रिक क्या याद रखनी है, इसको याद करने की ट्रिक देखो क्या बनाई है हमने। हमने ट्रिक ये बनाई है, बताओ 1, 3, 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है आपको, तो बोलोगे आप 5 लग रहा है, तो आप ये समझ लो कि 5 बाहुबली है। क्या है, बाहुबली है। 5 जहां जाएगा वहां पे इसकी दोस्ती किससे है, अंतस्थ व्यंजन से, यानी 5 और अंतस्थ व्यंजन जहां रहेंगे साथ में रहेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने 4 को या किसी और को जोड़ लिया तो ये और बाहुबली हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि 5 और अंतस्थ व्यंजन जहां जाएंगे वो साथ में रहेंगे। ठीक है, तो अल्प प्राण में हमने देख लिया विषम संख्याएं हुई, विषम संख्या में 5 आया, तो 5 आया तो हमें ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कौन आ गया, अंतस्थ आ गया। महाप्राण में आते हैं सम संख्या 2 और 4, बचा कौन था, अंतस्थ हो गया, तो बचा कौन था, ऊष्म। तो ऊष्म व्यंजन भी किस में आते हैं, महाप्राण व्यंजन में। अब आ जाते हैं हम स्वर तंत्री या घोषत्व या कंपन के आधार पे, यानी जो कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उसके आधार पे व्यंजनों को बांटा गया है अघोष और सघोष। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में कंपन नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है या बहुत कम होता है वो सारे व्यंजन अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर तंत्री में कंपन ज्यादा होता है वो सारे व्यंजन सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहले और दूसरे क्रम के। देखो ये पहले क्रम के और ये दूसरे क्रम के, यानी इतने, यानी ये इतने जो हैं ये क्या हैं, ये जो है इतने पहले और दूसरे, ये सारे क्या हैं, अघोष में हैं। तो पहला और दूसरा है, और ऊष्म व्यंजन से सिर्फ स ह को हटा दिया गया। ह को कौन लेके भाग गए, बताऊंगा अभी। पहला और दूसरा और स ये तीनों किस में है, अघोष में है। अब आ जाओ सघोष के पास। देखो पहला और दूसरा तो हो गया लाइन, अब लाइन कौन सी बची है, देखो तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन बची है। तो 3, 4, 5 ये तीनों किस में आ गए, सघोष में। मैंने क्या बताया था, जहां 5 होगा वहां पे कौन आ जाएगा, अंतस्थ। कौन आ जाएगा, अंतस्थ। तो जहां 5 है वहां पे कौन आ गया, अंतस्थ आ गया ना।
जहां 5 है वहां पे कौन आ गया, अंतस्थ। और आप देख रहे हो 5 ने 4 को भी बुला लिया यहाँ पे, 3 4 5 में, तो 4 आ गया तो किसको लेके आ गया वहां से, ह को लेके आ गया। यानी 3 4 5 अंतस्थ व्यंजन सारे और ह, और सारे स्वर को भी मिला लिया इन्होंने, ये सारे स्वर, ये सब क्या है, सघोष है। क्या है, सघोष है। इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी। तो ये थे हमारे व्यंजन, ठीक है। अब कुछ और हैं, जैसे र को क्या बोलते हैं, ल को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो र को क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन, ठीक। र को क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। और अगर आपसे पूछा जाए ल को क्या बोलते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। तो लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। अब हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पे। किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे। इतनी बातें समझ में आई, सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण में 1 3 5 और अंतस्थ, जहां 5 होगा अंतस्थ होगा। महाप्राण में 2 2 4 और ऊष्म। अघोष में 1 2 1 2 तो स स स, और सघोष में 3 4 5 5 है तो अंतस्थ लेके आएगा, 4 भी आ गया उस वाली पार्टी में से निकल के, तो ह को लेके आ गया और सारे स्वर सघोष हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे, ठीक है। उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखो उच्चारण के आधार पे एक होता है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर आता है ओष्ठ या ओष्ठ है जो भी लिखो, ठीक है। तो कंठ में कौन आता है, क वर्ग। क वर्ग के सारे व्यंजन किस में आते हैं, कंठ में, कंठ से उनका उच्चारण होता है। तालु में कौन से आते हैं, च वर्ग के। क के वर्ग के बाद कौन सा वर्ग होता है, क च। फिर ट वर्ग, त वर्ग, फिर आपका प वर्ग। तो कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग का, और तालु से च वर्ग का, मूर्धा का ट वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग का, दंत से त वर्ग का, और ओष्ठ से प वर्ग का। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अच्छा, अब इसमें स्वर कौन कौन से, कंठ से किन स्वरों का उच्चारण होता है, तो जो विसर्ग है, विसर्ग में कौन आता है, सिर्फ अह। विसर्ग का उच्चारण भी किससे होता है, कंठ से। अ, कौन सा स्वर है ना, अ। स्वर है आ, और एक और है ह। व्यंजन कौन सा, ह। सख स ह वाला, ठीक है, ह। तो कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग का, समझ गए। विसर्ग जो अह है इसका भी उच्चारण होता है किससे, कंठ का। अ आ का भी उच्चारण और ह का भी उच्चारण किससे होता है, कंठ से। अभी याद करेंगे बाद में, पहले लिखते हैं इसको। तालु से किसका होता है, देखो तालु से च वर्ग का होता है, छोटी ई का होता है, बड़ी ई का होता है, य का होता है, और स का होता है। मूर्धा से किसका होता है, री का होता है, र का होता है। प्लस प्लस कर दूं या कॉमा लगा दूं, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। मतलब ये सारे आ जाएंगे इसमें, र और ये स, मतलब ये जो षटकोण सा है। दंत से किसका होता है, ल और छोटा वाला स। प्लस लगाओ या कॉमा लगाओ, अपने हिसाब से आप नोट्स बनाते रहना। ओष्ठ में कौन कौन आता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आते हैं ओष्ठ में। ये उच्चारण के आधार पे हम स्वर और व्यंजनों की व्याख्या देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो याद कैसे करेंगे इसको, विसर्ग में वी ले लो, आ ले लो, ह ले लो। यानी कंठ में कौन कौन आता है, कंठ में आता है वी आ ह, ऐसे याद कर लेना, वी आ ह, व्याह ना, बिया नहीं होता, व्या, व्याह। क वर्ग के साथ बिया। तालु में तलवे कौन चाटता है, ईएस नाम का लड़का है, वो तलवे चाट के काम करता है, वो अपने दम पे नहीं कोई काम करता है, हर काम किस पे करता है, ईएस। ई का ई ले लो, य असो, यानी ईएस नाम का एक लड़का है, वो सारे काम किस पे करता है, तलवे चाट के करता है सारे काम, ठीक है। कंठ, कंठ का आपने कैसे याद किया,
बिया, बिया में कंठ ना, और ईएस नाम का लड़का क्या करता है, तलवे चाट के सारे काम करता है। तो ईएस, ई य और स ऐसे याद कर लेंगे। मूर्धा, अच्छा मूर्धा कहने पे आपको ऋषि मुनि की याद आ रही है? मुझे तो याद आ रही है यार, इससे नहीं होता मूर्धा, तो मूर्धा कहने पे ऋषि मुनि की याद आती है, यानी कि मूर बढ़ा रखा है या फिर बाल बड़े रख रखे हैं, ऐसे करके होता है ना मूर्धा। तो ट वर्ग तो होगा री र स, ये ऋषि में होता है ना, देखो री में, ऋषि में ये भी होता है, ये भी होता है, र भी आ जाता है। तो री र स ये किस में होंगे, मूर्धा, जो उच्चारण करोगे तो मूर्धा से टकरा के वायु बाहर निकलेगी। दंत में क्या हो, देखो दंत को कैसे याद करोगे, त वर्ग तो याद ही हो गया, ये क च ट त प तो याद ही हो जाएगा सीरीज से। हमें याद करना है इनको, हमें याद इनको करना है, ये हमारे सामने टारगेट है बड़ा वाला। तो दंत को ऐसे याद करेंगे, तो कुछ खाते हो दांत में, लस लस कर रहा है दांत में, लसर लसर करता है, चिपचिपा सा आ रहा है, तो दांत में कुछ खाते हो तो लस करता है, तो ल और स ये किसका होगा, दंत का। ऊ, ओष्ठ में क्या होता है, ऊ और ऊ करोगे तो ओष्ठ आपके मुड़ते हैं, ऊ और ऊ। आप बोलोगे ओष्ठ में तो ओ और औ भी होता है, लेकिन भैया ओ जो है वो संयुक्त स्वर है, किससे किससे मिलके बना है, अ और ऊ से। औ किससे मिलके बना है, अ और ओ से। आपके दिमाग में आया होगा, ए भी तो था, आय भी तो था, आपने ए आय अ आ का नाम ले लिया, ई का नाम ले लिया, ऊ का नाम ले लिया, ए आय का नाम ना लिया। तो ए किससे मिलके बना है, अ और ई से। आय किससे मिलके बना है, अ और ए से। तो ये सारे संयुक्त स्वर हैं, इनका भी उच्चारण होगा, लेकिन सिर्फ कंठ से टकराने से नहीं हो जाएगा, या तालु मूर्धा दंत से, ये दो दो चीज से टकराएंगे। देखो ए को आप क्या बोलोगे, ए में अ और ई दोनों का मिश्रण है, ठीक। तो अ जो है वो कहां से निकलता है, देखो यहां पे कंठ में विया था ना, अ कहां से निकलता है, कंठ से। देखो ये अ है ना कंठ से, यानी ये अ निकलता है कंठ से। ई कहां से निकलता है, ईयस तालू चाटता है, तो ई निकलता है तालू से। तो यानी ए का उच्चारण करने के लिए कंठ और तालु दोनों से हवा टकराएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो ए है ये कंठ तालव्य, उच्चारण स्थान इसका क्या होगा, कंठ तालव्य। अय का उच्चारण स्थान क्या होगा, अ निकलता है कंठ से, ए निकलता है, देखो ए ये कहां से निकल रहा है, कंठ तालव्य से। तो कंठ और कंठ तालव्य, तो क्या हो जाएगा, कंठो कंठ तालव्य, कंठो कंठ तालव्य। बिना पानी पिए बता रहा हूं यार, प्यास लग गई बहुत तेज, गर्मी का समय है। कंठो कंठ तालव्य। ओ, अ और ऊ से बनता है, अ किससे बनता है, कंठ, अ का उच्चारण कंठ से, ऊ का उच्चारण ओठ से, देखो यहां पे ओठ से। तो कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ये अ देखो ये कंठ से ना, ओ किससे है, ओ देखो अभी देखा हमने ना कंठोष्ठ से, तो यानी कंठ कंठोष्ठ, दो बार कंठ कंठोष्ठ। बात समझ में आई। इन चार स्वरों का, कौन से स्वरों का, संयुक्त स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होगा, समझ में आया, कंठ तालव्य, कंठ कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, कंठ कंठोष्ठ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लेकिन आप बोलोगे भाई संयुक्त तो व्यंजन विचार थे, तो उनका भी बताओ, तो चलो संयुक्त व्यंजन का भी देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, देखो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे, छ, त्र, ज्ञा और श्री वाला श्रय। छह में क्या होगा, क और स, पहले वाले पर हलंत होगा, हमने बात की थी, त और र, ये ज और इ, ये श्री वाला था, स और र, ठीक है। तो ये चार संयुक्त व्यंजन है, कौन से व्यंजन है ये चार, इनका भी तो उच्चारण होगा, आप देख लेना नहीं तो अच्छे से। कंठ तालु दंत मूर्धा ओष्ठ जो भी है, ये मूर्धा दंत ओष्ठ है, इसमें इन चारों की बात नहीं की गई है, सिर्फ वही व्यंजन है मूल व्यंजन जो है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन की बात नहीं है। तो देखो क का उच्चारण किससे होता है, क का उच्चारण कंठ से होता है, नहीं है क वर्ग कंठ से। स, स ये ऋषि वाला स है, ये किससे होता है, मूर्धा से। तो यानी कंठ और मूर्धा से वायु टकराएगी तब जाके क्षत्रिय बोल पाओगे, नहीं तत्रीय बोलोगे, क्या बोलोगे, तत्रीय। तो क्षत्रिय वो छ बोलने के लिए, क्षत्रिय वाला छ बोलने के लिए आपको, क्षत्रिय बोलने के लिए आपको कंठ और मूर्धा की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बोलेंगे कंठ मूर्धा, कंठ मूर्धन्य या मूर्धा, कंठ मूर्धन्य बोल दो, अच्छा लग रहा है थोड़ा, कंठ मूर्धन्य। त्र को आपको बोलने के लिए त और र का कॉम्बिनेशन है, त कहां पे है,
तो त आपका देख रहे हो, त वर्ग कहाँ है, त वर्ग ये रहा, त वर्ग किसमें है, दंत में। तो यानी दांत और र किसमें है, मूर्धा में। तो दांत और र यानी दंत मूर्धन्य, दंत मूर्धन्य, ये उच्चारण स्थान है, दंत मूर्धन्य। दंत से और मूर्धा से टकराएगी वायु, तब जाके त्रिशूल बोल पाओगे, या तितुल बोल दोगे, ठीक है, त्रिशूल बोल दोगे नहीं तो। हाँ, जो ज्ञानी वाला गया है ये ज और इ से बना है। देखो ज किसमें है, च छ जय, देखो च वर्ग में है। तो तालु और इ किसमें है, कंठ में था, तो कंठ तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, कंठ और तालव्य। देखो ज किसमें आ रहा है, तालु में, और इ किसमें आ रहा है, क में, क वर्ग वाले में, तो कंठ तालव्य, ठीक है। श्रीमान का श्र बोलने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बड़े वाले स और र को ढूंढने के लिए। बड़ा वाला स कहाँ है, ईयस में। ईयस क्या करता है, तालु चाटता है, तो तालु और र कहाँ पे था, ऋषि में। देखो ये रहा, र कहाँ पे है, ऋषि में, यानी मूर्धा वाले में ना, ऋषि जिसे हम बोल रहे थे, मूर्धा वाले में। तो तालु और मूर्धा, तो क्या होगा, तालु मूर्धा तालव्य, या तालु मूर्धा कुछ भी बोल सकते हो, तालव्य मूर्धन्य या तालु मूर्धन्य, कुछ भी होगा, आप ऑप्शन देख के मार दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखोगे मार दोगे, तालु मूर्धन्य होगा, मूर्धा तालव्य होगा, ठीक है। तो ये थे आपके संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर, उच्चारण के स्थान पे भी हमने देख लिए। संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वरों को हमने किसके स्थान पे देख लिया, उच्चारण के, मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण देख लिया। तो ये आपका वर्णमाला टॉपिक था, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा कुछ बचा है, अगर बचा है तो आप छोटी मोटी चीजें होंगी वो आप याद कर लोगे इधर उधर से। बाकी हम, अगर बचा भी है तो कल जो हम वीडियो लेके आएंगे ना प्रैक्टिस सेट वाली, 30 क्वेश्चन, कम से कम 30 रहेंगे, मैं बढ़ा भी सकता हूँ उसके ऊपर, तो अच्छी सी पीडीएफ बना के लेके आऊंगा, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जो है, तो उसको हम कल मतलब प्रैक्टिस करेंगे वर्णमाला टॉपिक जो है। तो वर्णमाला टॉपिक एकदम खत्म हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कल वाली भी, अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली हैं तो वो वाली वीडियो तो मिस करना मत, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लग रही है ना वीडियो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, फास्ट है या स्लो है, या सही समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में राय देना यार। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, जिससे आपके और भी दोस्त हैं उनका ये टॉपिक सही से क्लियर हो जाए। और भी जो टॉपिक है जो आपको हार्ड लगते हैं, वो हिंदी में या फिर जीके में या फिर मैथ में या फिर रीजनिंग में, आप बता सकते हो, चारों सब्जेक्ट में किसी में, उस टॉपिक पे हम अच्छे से बात कर लेंगे, क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।